वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, ब्रिटिश भारत, गुलामी का दौर और भारत माता को बंधनों से मुक्ति के प्रयास, निश्चित रूप से वह अविस्मरणीय क्षण जिन्हें कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, हमारे क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रस्तुत किए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रस्तुत किए। आज का वीडियो आगामी 2 दिवसों का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि यह वीडियो एक नहीं बल्कि 2 भागों में है, जिसका एक भाग कल यानी 8 अगस्त को एवं द्वितीय भाग परसों यानी 9 अगस्त को प्रेषित किया जाएगा। अगस्त का महीना आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माह। अगस्त क्रांति के नाम से एक क्रांति को जाना जाता है। देश जब आज़ाद हुआ एवं विकास के पहिए जब घूमने लगे तो अगस्त क्रांति नाम से निश्चित रूप से अगस्त क्रांति के प्रतीक बनाकर, विकास का प्रतीक बनाकर लौहपथ गामिनी चलाई गई। अगस्त क्रांति अमूमन लोग जिसे भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़कर देखते हैं, किंतु अगस्त क्रांति इससे 17 वर्ष पूर्व भी की गई थी। जी हाँ, आज हम उन दोनों घटनाओं का जिक्र करेंगे। वह घटना थी काकोरी क्रांति, काकोरी कांड। ऐसा कहा जाता है, ऐसे पुष्ट दस्तावेज हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि भी सिर्फ इसीलिए 9 अगस्त तय की गई थी कि यह तिथि काकोरी कांड की उस तिथि को अवलेप कर सके, उसे आच्छादित कर सके, क्योंकि भगत सिंह ने काकोरी क्रांति के बाद 8 अगस्त का दिन काकोरी कांड स्मृति दिवस को मनाने का निश्चय किया, संपूर्ण राष्ट्रव्यापी आह्वान किया एवं आने वाले 17 वर्षों तक 8 अगस्त को काकोरी स्मृति दिवस के रूप में ही हमारे क्रांतिकारी, हमारे देशवासी मनाते आए। किंतु एक सोची समझी रणनीति के तहत उस तिथि को आच्छादित कर दिया गया एक अन्य तिथि से, जिसे भारत छोड़ो दिवस के रूप में जाना जाता है। दोनों घटनाओं का, दोनों क्रांतियों का अपना महत्व है। बहरहाल, प्रथम घटना जो कि अगस्त क्रांति के नाम से जानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त सन 1942। निश्चित रूप से इस वीडियो का प्रथम भाग हमें उसी घटना पर, उसी आंदोलन पर केंद्रित करना है। पृष्ठभूमि में जाएंगे, असहयोग आंदोलन। पृष्ठभूमि में जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों घटनाएं, काकोरी और भारत छोड़ो, यदि आपस में संबद्ध है तो इसकी पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन से ही प्रारंभ होती है, जब चोरी चोरा कांड की वजह से महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन वापस ले लिया गया। उग्र स्वभाव के हमारे क्रांतिकारी साथियों को यह नागवार गुजरा एवं हिंदुस्तान में क्रांतिकारी एक दौर की शुरुआत हुई। इसी की परिणति हुई कहीं ना कहीं काकोरी घटना में। बहरहाल, आज हम जिक्र करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसने संपूर्ण राष्ट्र की जनभावनाओं को उद्वेलित किया। कांग्रेस, जो अब तक सिर्फ याचक की भूमिका में थी, छोटी मोटी मांगे किया करती थी ब्रिटिश साम्राज्य से एवं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर ही अपने अस्तित्व को देखने में यकीन करती थी, अब उससे भी लगने लग गया था कि ये अंग्रेज किसी के भी सगे नहीं हो सकते हैं, इनके विरुद्ध खुलकर आना ही होगा। असहयोग आंदोलन चोरी चोरा के समय एक हिंसक घटना की परिणति के रूप में वो जो आंदोलन वापस ले लिया गया था, आप यकीन मानिए भारत छोड़ो आंदोलन उससे भी ज़्यादा उग्र था, उससे भी ज़्यादा हिंसा हुई। लेकिन कदाचित अब महात्मा गांधी आंदोलनों की रणनीति में इतने परिपक्व हो चुके थे
कि ऐसी किसी भी घटना ने अब गांधी जी को उद्वेलित नहीं किया। कहा जा सकता है कि अहिंसक गांधी कहीं ना कहीं क्रांति में विश्वास करने लग गए थे। बहरहाल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने मुंबई अधिवेशन में ही भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया। दो महत्वपूर्ण नारे, भारत छोड़ो अपने आप में एक नारा था एवं करो या मरो। अंततः महात्मा गांधी ने अपनी कांग्रेस के संपूर्ण सदस्यों को यह आह्वान कर दिया, संपूर्ण राष्ट्र को यह आह्वान कर दिया कि यह करने एवं मरने का समय है। क्रिस्प मिशन की असफलता के बाद मुख्य रूप से महात्मा गांधी मन बना चुके थे कि अब तीसरा अंतिम निर्णायक जन आंदोलन खड़ा करना है। 8 अगस्त को ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार ये यूँ कहें नज़रबंद, क्योंकि सरकारी सुरक्षा में इन्हें पुणे की यरोड़ा के आगा खां महल ले जाया गया, जहां पर सरोजिनी नायडू को भी रखा गया। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें पटना जेल डाल दिया गया, एवं अधिकांश महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेताओं को अहमदनगर के किले में नज़रबंद कर दिया गया। अंग्रेजों को भी आभास था कि अब कांग्रेस उग्र हो चुकी है। प्रथम बार कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। संपूर्ण देश में मानो आंदोलनमय हो गया, तोड़फोड़, हड़तालें, चहुं ओर एक निर्णायक युद्ध की स्थिति, निर्णायक जंग की स्थिति। लोग सड़कों पर आ गए। शायद इससे ज़्यादा व्यापक जन आंदोलन पहले महात्मा गांधी ने कोई दूसरा नहीं देखा था। वो स्वयं आश्चर्यचकित थे, क्योंकि अब महात्मा गांधी का एक ही नारा था, करो या मरो। अधिकांश साथी जब जेल में थे तो नए नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी तरीकों से भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को सक्रिय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, एवं महत्वपूर्ण नेताओं के जेल में जाने की स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, मरो नहीं मारो। कहा जाता है कि करो या मरो का नारा भी यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। संपूर्ण परिदृश्य कुछ इस तरह से था। अब गांधी जी स्वयं मानने चले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी दौर में जहां दिल्ली चलो का नारा दिया, वह भी एक अंतिम निर्णायक युद्ध की स्थिति में थे। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स की कमजोर स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी भी अब ये मानने लग गए थे यही एक सही समय है कि अंग्रेजों को उनका प्रत्युत्तर दिया जाए। बहरहाल शास्त्री जी ने एक प्रचंड तरीके से संपूर्ण राष्ट्र में इस आंदोलन को प्रज्वलित करने का कार्य किया। उन्हें भी 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के अधिकांश साथी गिरफ्तार थे। अब मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं। जैसा कि कहा गया था, अब तक के संपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी के जितने भी थे अहिंसक आंदोलन थे। चोरी चोरा की घटना से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे 940 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही 1630, अब मैं स्वतंत्रता सेनानी नहीं, उनको भी क्रांतिकारी कहूँगा, वे गंभीर रूप से घायल हुए। 18,000 लोगों को DIR में नज़रबंद कर दिया गया और तकरीबन 60,221 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा कभी भी किसी भी कांग्रेस के आंदोलन में इतने व्यापक रूप से नहीं देखा गया था। बहरहाल भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। जहां अधिकांश कांग्रेस के नेता गिरफ्तार थे, जेलों में थे। कपटी जिन्ना को एक बार अवसर मिला मुस्लिम लीग के प्रचार प्रसार का, खासकर पंजाब एवं सिंध के इलाकों में। सांप्रदायिक जहर को बोने का इस दौर में जिन्ना द्वारा कार्य किया गया, जो अंतिम रूप से विभाजन की परिणति के रूप में हमें दिखाई देता है। 1944 में गांधी जी को जब रिहा कर दिया गया, गांधी जी ने कई प्रयास किए जो असफल रहे जिन्ना से वार्ता के।
कि किसी भी तरह से सांप्रदायिकता के इस जहर को कम किया जाए, विभाजन का जो संभावित दंश था उसको रोका जाए। भारत छोड़ो आंदोलन ने निश्चित रूप से अंग्रेजों को अब ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भारतीय लोगों में अब आज़ादी के प्रति जो चाह है, वो इच्छा है, वो इतनी ज़्यादा प्रबल एवं सुदृढ़ हो चुकी है कि अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। दूसरा एक संयोग रहा कि 1945 में लेबर पार्टी की सरकार आई। यह पार्टी की सरकार स्वयं आज़ादी के पक्षधर थी, क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, ब्रिटिशर्स खुद कमज़ोर स्थिति में थे। अतः लॉर्ड वेवल के प्रतिनिधित्व में ये कार्य किया गया कि अब भारत आज़ाद किस तरह से किया जाए। किंतु अब अंग्रेज भी समझ चुके थे भारतीय सामाजिक परिवेश को, यहाँ के सांप्रदायिक जो एक ताना बाना था वह किस प्रकार से टूट रहा था, किस प्रकार से भारत धार्मिक रूप से एक बिखराव की स्थिति में था। अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया। जाते जाते भी उन्होंने भारत को आज़ाद तो करना था, लेकिन उसके दो टुकड़े करने, ताकि अंग्रेजों को भी एक दम्भ रहे कि अंततः वह विजयी रहे। बहरहाल लॉर्ड वेवल द्वारा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के साथियों के साथ कई स्तर की वार्ताएं की गई। ये भारत छोड़ो आंदोलन के ही दूरगामी परिणाम थे। निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन को जब जब भी याद किया जाएगा, कांग्रेस के आंदोलन की रणनीति के अंतर्गत इस आंदोलन को एक निर्णायक आंदोलन के रूप में देखा जाएगा, जिसने भारतीय आज़ादी की पृष्ठभूमि तैयार की। वंदे मातरम, जय मातृभूमि, जय हिंद।